अब हवाएं ही तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का यूपीपीसीएस उत्कर्ष चैनल पर। आरओ प्री मेंस में किस प्रकार का अध्ययन किया जाए कि प्री और मेंस को एक साथ साधा जा सके, इस प्रकार तैयारी किया जाए कि मात्र 90 दिन से 100 दिन के भीतर हम अपने आप को इतना तैयार कर लें कि इस बार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में हम अपना तो 60 प्रश्न 60 अंकों के लिए प्री में और 6 टॉपिक, उन 6 टॉपिक का मेंस में कोई रोल है? हाँ सर, जो 6 टॉपिक आप प्री में पढ़ते हैं हूबहू पूरे के पूरे टॉपिक मेंस में भी पढ़ते हैं। बस एक टॉपिक और आपको जोड़ना पड़ता है और बदले में एक टॉपिक छोड़ना पड़ता है। सर क्या छोड़ दें? तो इस 6 टॉपिक में एक टॉपिक है पर्यायवाची नाम का। इसी पर्यायवाची से आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं प्री में। सर पर्यायवाची कैसे याद करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, बड़ी समस्या है। तो इसी को मेंस में ले जा करके छोड़ना पड़ता है। बदले में पढ़ना क्या पड़ता है? तो पर्यायवाची छोड़ करके मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ने पड़ते हैं। आइए चलते हैं इस पूरे टॉपिक को समझते हैं कि कैसे कैसे क्या पढ़ें, किस प्रकार की रणनीति अपनाएं कि हमारा चयन सुनिश्चित हो सके। तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्री में 140 अंकों के लिए कुल 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो मोटे तौर पर साइंस, हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनसंख्या, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल यानी भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन और विश्व का भूगोल और करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ और सभी प्रकार के प्रश्नों का यदि अभ्यास कर लिया जाए तो इस पर चयन को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही साथ जीएस के समस्त अध्यापक जो यूपीपीसीएस उत्कर्ष चैनल पर पढ़ा रहे हैं उन सब ने इसकी बेहतरीन व्याख्या और एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से इस पर लंबी चर्चा की हुई है। अब आ जाइए, आप जब सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की बात करते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आंसर है और ये आप प्री के लिए कुल 60 प्रश्न 60 अंकों के लिए तैयार करते हैं। सर जरा समझिएगा कि सबसे पहले हमें किस टॉपिक पर अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए। तो व्याकरण के संबंध में देखिए, जब मैं हिंदी विषय को बांटने का प्रयास करता हूँ तो हिंदी को जब भी बांटेंगे तो 2 भागों में बांट दीजिए। एक उसका व्याकरण का भाग होता है और 2 क्या बल्कि 3 भागों में बांट दीजिए। एक इसके साहित्य के भाग पर आ जाइए और तीसरा शब्दकोश ज्ञान पर आ जाइए, यानी शब्द ज्ञान आपके पास होना चाहिए शब्द वाक्य के विषय में, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि शब्दों का एक अच्छा आपके अंदर भंडारण होना चाहिए, शब्दकोश आपकी डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए वहाँ से। और फिर इसी को जब हम मेंस में लेकर के चलते हैं तो यहाँ से मैं एक टॉपिक और ऐड कर दूंगा, शब्द आलेखन जिसको आप लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, आलेखन। आइए हम जानते हैं कि इनमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो सबसे पहले तो आपको सरल भाषा में समझना है कि साहित्य से हमारा कोई विशेष लेना देना इसमें नहीं है। हाँ, साहित्य के संबंध में हमें निबंध जरूर लिखना है, इसके पैटर्न और इसके करेंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि अभी हिंदी साहित्य में नए तौर पर हुआ क्या है, पिछले 1 वर्षों में साहित्य में नई नई चीज़ें क्या क्या आई हैं, क्या क्या निर्माण हुए हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें की गई हैं। इस पर तो बातचीत करनी पड़ेगी और वो हम क्लास में करते हैं। मान लीजिए आप क्लास में उपस्थित नहीं हैं, आप क्लास के हिस्से में नहीं आते, आपने एडमिशन ही नहीं लिया, तो आपको ये करना चाहिए कि अपने आप ही करंट में जो साहित्य के संबंध में नवीन मुद्दे घटित हो रहे हैं उनकी एक अलग समझ विकसित करके उनके बारे में अलग से नोट्स बना लेनी चाहिए। फिर अब आ जाइए व्याकरण पक्ष की बात करते हैं। तो व्याकरण के पक्ष में हमको यहाँ पर केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है जिसे हम जानते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण के विषय में आचार्य कामता प्रसाद गुरु की एक बड़ी शानदार परिभाषा है जो कि परीक्षक बार बार पूछते हैं। कहते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य की संज्ञा दी जाती है। इसी टॉपिक पर सबसे पहले पकड़ बनानी चाहिए। अभी तक तो हम केवल प्री के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारी समझ इतनी गहरी होनी चाहिए कि हम प्री मेंस दोनों को एक साथ साध सकें। कैसे? सर 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे विशेषण विशेष्य से प्री में। थोड़ा सा और आगे चलूँगा तो आपको दिखाना चाहूँगा कि यही सेम टॉपिक मेंस में भी है। देखिए यही सेम टॉपिक विशेषण विशेष से आपका मेंस में भी है। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का हो जाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि 10 प्रश्न प्री के लिए और 6 प्रश्न जो है आपका मेंस के लिए।
अंक कितने, तो भैया वहां पर 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक मिल रहे थे, यहां 12 अंक मिल रहे थे। यानी कुल एक मात्र चैप्टर मिल करके आपको 16 प्रश्न तैयार करने हैं प्री मेंस मिला करके विशेषण विशेष से। कितने अंकों की बढ़त मिलेगी, तो सर 10 10 20 तो 22 अंक आपको एक साथ यहां से मिलेंगे। 22 नंबर कम नंबर नहीं होते हैं और ये 22 के 22 अंक आप अर्जित कर सकते हैं यदि ठीक प्रकार से इस पर समझ विकसित कर लें। विशेषण कितने क्या होते हैं, विशेष से क्या होते हैं, विशेषण से विशेष से बनाना, विशेष से विशेषण बनाना, क्या प्रक्रियाएं हैं। तो जब आप क्लास में होते हैं तो मैं समझाता हूं कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनता है और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। प्रत्यय लगा करके विशेष से विशेषण बनाए जाते हैं, इत्यादि चीज़ों पर हमारी लंबी बातचीत होती है। तो मैं वहाँ पर चर्चा परिचर्चा करके आपको इसके संबंध में बहुत सारी बातें बताता हूँ। फिर बताता हूँ कि इसके 2 अंग हैं, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण। इसी से आपके परीक्षक ने सवाल पूछा था कि अगर विशेष से पहले भी विशेषण केवल पहले लगाया जाता है तो वो स्टेटमेंट गलत था, बाद में भी लग सकता है, पहले भी लग सकता है। फिर आपको अपनी पकड़ बनानी चाहिए तत्सम तद्भव पर। जब आप मेंस में इसको देखेंगे तो 6 प्रश्न आएंगे 12 अंकों के लिए, लेकिन यही जब प्री में जाएंगे तो सेम टॉपिक आपको 10 प्रश्न 10 नंबर के लिए पढ़ने होते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर, तो तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, इसकी अच्छी समझ और इसको मतलब तैयार करना, अभ्यास करना। रटना शब्द बहुत उचित नहीं है, अभ्यास शब्द का समुचित प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। कि अगर आप इसको क्या करें कि प्रतिदिन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 20-20 तत्सम तद्भव शब्द, 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द, 20 विलोम शब्द, 20 पर्यायवाची शब्दों को तैयार करना शुरू कर दें तो आप अपनी पकड़ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। क्या तरीका होना चाहिए सर, जैसे मान लीजिए आज आपने 20 तत्सम तद्भव पढ़े कि इस शब्द के तत्सम का ये तद्भव होना चाहिए, तो वहीं पर आ जाइए 20 विलोम कर लीजिए, वहीं पर 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द कर लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर लीजिए। अब समझिए, इतना किया आपने, अगले दिन आपको 21 से नहीं शुरू करना है, अब ये पूरे 20 रिवाइज करिए, आधा घंटा में पूरा रिवाइज करके किनारे कर दीजिए। फिर 21 से लेके 40 तक तैयार करिए, तीसरे दिन इन 40 को रिवाइज करिए और 41 से लेके 60 तक तैयार करिए। ऐसे आपका शब्द भंडार धीरे धीरे आप देखेंगे कि 20-25 दिनों में इतना हो चुका है कि कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो परीक्षा में कभी ना कभी प्रश्न का एक रूप धारण किए हुए रहता है। ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पढ़ना होता है। फिर वाक्यांश और वर्तनी शुद्धि, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर होता है, इसमें आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। भैया ये बताइए कि एक वाक्य में कितने प्रकार के दोष लग सकते हैं, तो एक वाक्य में दोष कौन से लग सकते हैं, तो उसमें शब्द दोष लग सकता है, उसमें कोई शब्द है जो गलत लिखा हुआ है, उसमें संज्ञा संबंधी दोष लग सकता है, उसमें सर्वनाम रूपी कोई दोष लगा हो सकता है, उसमें क्रिया के संबंध में कोई दोष लगा रह सकता है, उसमें विराम संबंधी कोई दोष लगा रह सकता है, उसमें विराम दोष लगा रह सकता है, गलत विराम चिन्ह प्रयोग है, उसमें हो सकता है कि किसी प्रकार का कारक दोष लगा हुआ हो, उसमें विभक्ति का प्रयोग गलत किया गया रह सकता है, उसमें विशेषण का गलत प्रयोग किया गया रह सकता है, उसमें अव्यय का गलत प्रयोग किया रह सकता है, और उसमें हो सकता है अनुपयुक्त शब्द प्रयोग की गलती हो, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग किए गए हो, उसमें जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था वो भी कर लिए गए हो, उसमें संभव है कि लिंग या वचन के संबंध में कोई दोष लगाया गया हो। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि इसकी समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी। यदि आप यहाँ से किसी भी रूप में कमज़ोर पड़ते हैं तो आप वाक्य में कौन सी त्रुटि है ये बता पाना आपके लिए एकदम असंभव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि मेरी आयु 40 वर्ष है, मेरी आयु 40 वर्ष है, और आपसे कहा जा रहा है कि मेरी अवस्था 40 वर्ष है, इनमें कौन सा वाक्य ठीक होगा। अब आपको क्लास में बहुत ठीक रूप से ये बताया गया हो कि आयु शब्द से क्या तात्पर्य है और अवस्था शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इस पर कक्षा में हमारी ठीक ठाक बातचीत होती है। आइए अब थोड़ा सा पीछे आ जाइए, क्या और कैसे तैयार करना है, तो विलोम। तो ये 6 टॉपिक 60 यहाँ पर और 60 अंक यहाँ पर आपको दे देते हैं, और कुल मिलाकर के 60 अंक आपको वहाँ पर दे देते हैं। यानी इन्हीं से आपको 120 अंक की लीड लेनी पड़ती है, तो इनके साथ बिल्कुल मजाक नहीं करना है। ये 120 में कोई भी बच्चा आराम से 115 प्लस अंक अर्जित कर सकता है, यदि ठीक स्ट्रैटेजी के साथ सही कंटेंट का सहारा मिल जाए तो।
अब आइए और आगे चलते हैं। तो मुख्य परीक्षा में आप अगर आते हैं तो मुख्य परीक्षा में आप देखिए आपके साथ क्या होने वाला है। आप सामान्य हिंदी एवं आलेखन करेंगे। ये परंपरागत होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू नहीं होते। इसमें आपको एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा। आपको उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न उसका शीर्षक होगा, दूसरा उसका सारांश, और तीसरा होगा कि उसी पूरे अपठित गद्यांश में 3 जगह पर अंडरलाइन किया गया होगा। उसी को समझ करके अपने शब्दों में उसका व्याख्या करना होता है। तो जब व्याख्या शब्द को आप ठीक से समझेंगे तो बी धन आ से मिल करके बना है। जैसे बी धन आ धन करण बराबर व्याकरण बना है, वैसे व्याख्या भी बना हुआ है। तो व्याख्या शब्द को यदि आप ठीक से समझें तो उस शब्द से परे हट करके आपको व्याख्या नहीं करनी चाहिए। जैसे व्याख्या करते समय आप उसमें अपना अतिरिक्त कोई ज्ञान न लगाएं। दूसरा, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी भी अपठित गद्यांश की व्याख्या ना करें। कोई राजनैतिक जातिगत टिप्पणी उसमें नहीं की जानी चाहिए। एक मिली जुली बात और सम्मिलित बात जो कि उसी अर्थ को व्यक्त कर रही हो, ऐसी ही व्याख्या करना समुचित होता है, जो आपके अंक नहीं कटने देता। अब इसी को देखेंगे तो सारांश आपको शीर्षक बताने का 3 नंबर और सारांश बताने का 6 नंबर और व्याख्या करने का 12 नंबर, कुल 21 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि पत्र प्रपत्र कितने टाइप के होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार के पत्र में हमको कहाँ पर क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, इस बात की व्याख्या की जाती है। तो मैं क्लास में आपको समझाऊंगा सरकारी पत्रों के बारे में, अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में और सभी प्रकार के पत्रों के बारे में। से औपचारिक पत्र क्या होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सा पत्र हम अपने सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं, कौन सा पत्र हम कार्यालयी व्यवस्थाओं के लिए लिखते हैं। तो पत्राचार में आप शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। प्रतिवेदन अनुस्मारक एक ही है, विज्ञप्ति टिप्पण यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, प्रतिवेदन अनुस्मारक अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके अलग अलग नाम क्या है, जैसे विज्ञप्ति शब्द का प्रयोग किया जाए और आदेश शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आदेश में और विज्ञप्ति में क्या अंतर है, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र लिखे क्यों जाते हैं, दोनों में विशेष अंतर क्या है। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, आदेश और विज्ञप्ति में। जैसे मान लीजिए कि आरओ एआरओ का फॉर्म आया, आपने वो फॉर्म भरा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो इसके फॉर्मेट में आदेश संख्या यानी सीरियल नंबर होना चाहिए, किसके द्वारा जारी किया गया है राइट साइड में लिखा जाना चाहिए, उसका पद क्या है वो लिखा जाना चाहिए, फिर फला संख्या के साथ ये बातें और उसके नियम और अतिरिक्त जानकारी देते हुए अंत में जारीकर्ता के हस्ताक्षर और पद इत्यादि लिखे होने चाहिए। तो इसी प्रकार से ये इसका विज्ञप्ति निकल गई। अब विज्ञप्ति के बारे में इतना भी जानना पड़ेगा कि विज्ञप्ति निकली तो क्या विज्ञप्ति के बदले में अगर आपने उस विज्ञप्ति का पालन नहीं किया तो सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी। आरओ का फॉर्म निकला है, आप सारी आर्यताएं जो है पालन करते हैं, आप आर्य व्यक्ति हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो इसके लिए कोई आपको जेल थोड़ी भेज दिया जाएगा भाई। इस फॉर्मेट पर यह एक सूचना है जो कि एक निश्चित चैनल के द्वारा एक संस्था ने दे दिया है, लेकिन यही आदेश एक अलग चीज है। लगभग समान फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, लेकिन मजे की बात यह है कि मेरे दोस्त यहां पर आपको सजा भी दी जा सकती है अगर आपने आदेश का पालन नहीं किया तो। ये दोनों में अंतर है, विशेष अंतर है। ऐसे ही मैं एक एक चीज पर बात करूंगा। ये देखिए यहां पर आपको पूरे 24 नंबर मिलते हैं इस चीज के बदले, और सरकारी पत्र का जो सारणी होता है उसके बदले में आपको 15 नंबर मिलते हैं। देखिए पत्राचार में यदि आपका नंबर कट गया तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं किया है। इसके सही फॉर्मेट और सही चीजों की व्याख्या हम कक्षा में करते हैं लियादा कदा, और कुछ कुछ वीडियो जिसके यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवाता रहूंगा मैं। अगर आपका ठीक मात्रा में ठाक मात्रा में अगर आप सभी भाई बहन चाहेंगे, कमेंट करेंगे तो हम इसको भी लेकर के उपस्थित होंगे। पारिभाषिक शब्दावली एकदम अभ्यास पर आधारित अंक मिलते हैं, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। 5-5 शब्द 10 नंबर, यहाँ पे 10-10 नंबर 20 नंबर, और मुहावरे यहाँ पर 30 नंबर। ये 30 नंबर सीधे सीधे आपको अभ्यास के आधार पर मिल जाएंगे। अगर आपने ठीक अभ्यास कर लिया तो पूरे पूरे नंबर आपके हाथों में आ जाते हैं। कोई शब्द आपको कोई प्रशासनिक शब्द दे देगा, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया अनुच्छेद, तो आप बताएंगे इसकी अंग्रेजी पूछेगा तो आर्टिकल।
जैसे आपसे कह दिया शासनादेश, इसकी अंग्रेजी बताइए। जैसे आपसे कह दिया अनुस्मारक, इसकी अंग्रेजी बताइए। ऐसे ही कह दिया आर्टिकल, इसकी हिंदी बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर अभ्यास ठीक से किया जाए और सही कंटेंट मिल जाए, उतने में से प्रश्न आने की संभावना बनती है, तो आप ठीक ठाक काम अपना कर ले जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं अभ्यास करूँ तो बढ़िया अंक अर्जित कर सकता हूँ। अंत में आता है कंप्यूटर के भी कुछ 4-5 प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको भी जैसे एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, कुछ शॉर्टकट कीज पता होने चाहिए, कंप्यूटर पहला, दूसरा, तीसरा, इसके चरण कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का मतलब क्या होता है, इत्यादि इत्यादि बातें आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो मैंने इसके बारे में तो चर्चा कर ही दिया है, अब आते हैं आप निबंध वाले पोर्शन पर। तो निबंध और जो आपके मेंस के बाकी चीज़ें हैं जो आलेखन के संबंध में है, इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। लंबी चर्चा करूँगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। 1-2 फॉर्मेट्स भी दिखाऊँगा जिस पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर आपको प्रत्येक के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, यानी कि 3 निबंध के लिए 3 घंटे। एक निबंध आपका भाषा और साहित्य के संबंध में होता है। एकदम समझ लीजिए कि जैसे यही 3 टॉपिक पर आपको तैयारी करनी है, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र। दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि और व्यापार के संबंध में। इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 600 शब्दों में लिखे जाने होते हैं। तीसरा टॉपिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि करंट से रिलेट करता हुआ मुद्दा होता है बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि चीज़ों से संबंध रखते हैं। ये आप देखेंगे तो इनके अंक अगर आप देखें तो 40, 40, 40 यानी 120 नंबर। तो ये 120, 160, 120 कुल 400 नंबर का आपका मेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। 400 नंबर का मेंस और 60 नंबर का आपका प्री, यानी 460 नंबर सीधे सीधे जो है आपको केवल और केवल कहाँ से मिलेंगे, हिंदी पर यदि ठीक पकड़ बना लिया जाए तो 460 अंक, और जीएस पर बना लिया जाए तो 140 और 120, 140 प्री में, 120 मेंस में, अगर आप जोड़ दीजिए तो 260 अंक, यानी कि जस्ट दुगना। यानी कि आपको जितनी मेहनत आपको जीएस में जानकारी प्राप्त करने के लिए करनी है, उसकी 2 गुनी मेहनत आपको हिंदी में करनी है, और ये पूरा का पूरा रिजल्ट दे सकता है। तो इस पर अगर अभ्यास अच्छे से कर लिया जाए तो आपका चयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक बड़ी ही व्यवस्थित बैच का आयोजन किया है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आपके सामने मिल सकता है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे तो 90% का सीधा सीधा डिस्काउंट है, होली धमाका ऑफर है, उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर के आए हैं। 21 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक, 21 मार्च से 28 मार्च तक, और साथ ही साथ आपको मिलेगा सीधा सीधा 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसके लिए क्या करना होगा, उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उसके बाद आप जाइए और सीधा कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो 90% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप केंद्र सरकार की कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सभी कोर्स अवेलेबल हैं। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ क्या फ़ायदा मिलेगा अगर इस टाइम आप कोर्स लेते हैं, तो बुक शाला की तरफ से जो प्रिंटेड नोट्स मटेरियल बुक्स हैं वो भी भारी डिस्काउंट के साथ आपको इस समय उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस पे आप जुड़ सकते हैं। और तैयारी के संबंध में जितनी बातें मैंने बताया कि जिस प्रकार आप इसको साध सकते हैं, अगर जैसे आप ये चाहते हैं कि मैं आपको यह समझा पाया हूं कि किस प्रकार से आप इसे साधें, तो बहुत ही संयमित शब्दों के साथ मैंने आपको इसकी ठीक व्याख्या किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। मैं आपको आलेखन के साथ एक दूसरे वीडियो में मिलूंगा अगले दिन। आज के लिए इतना ही। आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय हिंदी। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।